हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2022 का आज इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप मिलन कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। दोस्तों, मेरे पास जो है सेट जी है, तो अगर आपका कोई दूसरा सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपसे पूछा गया था, वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ तो जाएगा जहाँ वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है। तो पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है पूंजी निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो ये किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ध्यान नहीं दिया जाता है जूट उद्योग पर। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है। तो इनकी उपयोगिता है सरकारी आर्थिक नीति का निर्माण, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है, इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिकता क्षेत्र में सम्मिलित है। तो इसमें सभी सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है, इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह नहीं है। तो प्रवाह नहीं है मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको दिया गया इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के जो है चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त जो है कौन सी है। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो इनमें शामिल है परिवार, फर्म और सरकार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो शामिल है उपभोग, निवेश और आय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है, इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात क्या होता है। तो अनुपात जो है जब घटता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य है। तो इसका मुख्य कार्य है साख नियंत्रण करना, अन्य बैंकों को ऋण देना और ग्राहकों का जमा स्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं जो है इनमें से कौन सी है। तो ये है चालू जमा, बचत जमा और सावधि जमा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, केंद्रीय बैंक के निर्माण में कौन से कार्य है। तो ये है नोट निगमन का एकत्रीकरण, सरकार का बैंकर और विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो काफ़ी जी है, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो ये हैं विदेशी विनिमय दर में अस्थिरता लाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है। तो इसे अभिप्राय है वास्तविक विनिमय से। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है। तो इसका प्रमुख घटक है व्यक्तिगत उपभोग, सार्वजनिक उपभोग और विनियोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है, इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं। तो यह है पूंजी की समान तो क्षमता और ब्याज की दर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो शामिल किया जाता है ऋण की कीमत, आवश्यकता में परिवर्तन, साख की राशनिंग और प्रत्यक्ष कार्यवाही को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है। तो
पुल के निर्माण में जो है होता है पूंजीगत व्यय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बजट प्राप्तियों के संघटक निम्नलिखित में से कौन है? तो इनके संघटक है राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं पूंजीगत व्यय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? तो सरकार का पूंजीगत व्यय है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आयकर का लाभ प्राप्त होता है। तो यह लाभ प्राप्त होता है केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को। तो ऑप्शन नंबर डी इस चीज़ का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अस्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से दोष हैं? तो इनके दोष हैं राष्ट्रीय हितों की अवहेलना, पूंजी का सीमित प्रभाव और विनिमय दरों में जो है आकस्मिक उच्चावचन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में था। तो अधिकांश देशों में था अस्थिर विनिमय दर और अधिकालिक विनिमय दर। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित होती है? तो सम्मिलित होती है दृश्य मदें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, चालू खाते के निम्नलिखित में से कौन सी मदें हैं? तो इनके क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, दृश्य मदों का आयत, पर्यटकों का खर्च, दृश्य मदों का निर्यात या इनमें से सभी। तो इसका उत्तर आप लोग को नीचे कमेंट करना है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है? तो राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अस्थिर मूल्य पर आकलित सकल घरेलू उत्पाद है। तो ये होता है वास्तविक जीडीपी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, घिसावट व्यय निम्नलिखित में से सम्मिलित होता है। तो यह सम्मिलित होता है जीएनपी एमपी पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है जीएनपी एमपी। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इनमें भूमि, वन और खनन सभी शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है। तो यह कहलाता है दोहरी गणना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सम्मिलित है? तो सम्मिलित है विनिर्माण सेवा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है मैन्युफैक्चरिंग। तो अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सम्मिलित नहीं किया जाता है पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय और मध्यवर्ती वस्तु को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयाँ हैं? तो इसकी कठिनाइयाँ हैं सामान्य मूल्य का मापक का अभाव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें शामिल किया जाता है मूल्य का संचय को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मुद्रा के कार्य में सम्मिलित है। तो मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित कौन सा है? तो इनमें आपका सम्मिलित है मूलधन करना, मूल्य संचित करना और विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो ये ढाल गिरता है ऊपर से नीचे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में जो है कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो निर्णय लिए जाते हैं पूंजीवादी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो यह किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगला प्रश्न है, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने किया था? तो इसका विचार किया था मार्शल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा कौन सी है? तो इसकी शाखा है वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण और आर्थिक कल्याण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, समसीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे?
तो ये थे गोसेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सीमांत उपभोक्ता ह्रास नियम प्रतिपादक हैं। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक हैं गोसेन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। तो इसकी क्षमता को कहते हैं उपयोगिता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो यह उपयोगिता जो है घटती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मूल्य वृद्धि से क्या है, मूल्य वृद्धि से जो है विभिन्न वस्तुओं की मांग क्या होता है। यह क्या है, मूल्य वस्तु से विभिन्न वस्तुओं की मांग क्या होता है। तो इससे मांग जो है ये आपका बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये थे आज के पूछे गए 50 क्वेश्चंस। जो बच गए क्वेश्चन उसको मैं आपको जो है बाद में बता दूंगा। तो आपने कितना इनमें सही किए हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।